जय भारत, विजय भारत बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेट्स, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय। ये हमारे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसका यूज काफी ज्यादा 12th में भी है और 11th में तो है, ठीक है। इसके साथ ही एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि इससे रिलेटेड है और उसमें भी काफी ज्यादा यूज सेट्स का होता है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेट्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि वर्ड है सेट्स, इसका नाम तो हम लोग सुनते ही हैं। अक्सर हम लोग बातचीत में कहते हैं कि 2 सेट पेन दे दो, 2 सेट बुक, 2 सेट कपड़े दे दो, ठीक है। इस तरह का बात हम लोग अक्सर करते हैं। तो यहाँ वहीं से ये सेट्स भी आता है। और अगर इसको हम परिभाषित करना चाहेंगे तो इसका परिभाषा क्या होगा, a well defined collection, ठीक है ना, collection of well defined object, ठीक है, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का यह एक क्या है, समूह। अब यहाँ पे आता है वर्ड क्या, वेल डिफाइंड होता क्या है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मीनिंग है ये होता है कि कोई ऐसा रूल जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट किसी सेट का मेंबर है, यानी उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। कोई एक फिक्स रूल होगा, ठीक है। उस रूल के आधार पे हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट या यह कलेक्शन इस सेट का है या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक डाउट आएगा कि जब कलेक्शन भी समूह होता है, कलेक्शन भी कुछ ऑब्जेक्ट का समूह होता है, तो सेट्स और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए, कलेक्शन जो होगा वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम कर सकते हैं, चाहे कोई भी मतलब ग्रुप हो, किसी भी, उसमें कोई खास रूल फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन सेट में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड यानी एक खास प्रकार का रूल, एक डिफाइंड रूल, एक फिक्स रूल होगा जिसके आधार पर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी सेट का मेंबर कर सकते हैं, ठीक है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट। तो यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जांपल अब आया कि जैसे वेल डिफाइंड, ठीक है ना, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ, तो हमें एक रूल दिया जाएगा, एक गुण दिया जाएगा जिसके आधार पर हम कुछ कलेक्शन करेंगे, कुछ ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को हम सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि आप उन बैट्समैन का ग्रुप बनाइए जिन्होंने 30 से ज्यादा सेंचुरी मारा, ठीक है, तो उसमें क्या हो, आसान है। अगर हमारे पास पूरा नॉलेज है, हमें पूरा कलेक्शन दिया हुआ, हमारे पास पूरा डेटा है कि किस किस बैट्समैन ने 30 से ज्यादा सेंचुरी मारा है, तो हम क्या करते हैं, इजीली उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि इसकी जगह हमें बोला जाए कि आप उन बैट्समैन का ग्रुप बनाइए जो अच्छे हों, अच्छे बैट्समैन का ग्रुप, तो अब यहाँ पे ग्रुप बनाना टफ हो रहा। अच्छा बैट्समैन हम किसको मानेंगे, कौन सा बैट्समैन होगा जिसको अच्छा मानेंगे, जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा हो, जिनका एवरेज ज्यादा हो। आखिर किसको अच्छा लगे, जो कम नॉट आउट हुआ हो, मतलब ज्यादातर मैच में वो नॉट आउट रह जाए, ठीक है। तो आखिर किन को हम मानेंगे अच्छा बैट्समैन, तो सबका पसंद अलग होगा। किसी को अच्छे स्ट्राइक वाला बैट्समैन बढ़िया लगता है, किसी को अच्छा एवरेज वाला बैट्समैन अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ग्रुप हमारा सही से नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 30 से ज्यादा सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन का ग्रुप बनाइए, तो फिक्स हो जाता है कि जिन्होंने 30 से ज्यादा मारा है उनका ग्रुप बनाइए, तो वो जो हमारा कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। यानी उस कलेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सेट्स कर सकते हैं, उस ग्रुप को हम सेट्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अच्छे बैट्समैन का ग्रुप बनाएंगे तो हम बहुत सारे बैट्समैन को रखेंगे। अगर मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, जिनका स्ट्राइक रेट बढ़िया है वो अच्छे बैट्समैन है, तो मैं उसका ग्रुप बनाऊंगा, तो वो भी ग्रुप क्या हुआ, एक कलेक्शन कहलाएगा। वो भी तो एक कलेक्शन हुआ ना, वो एक कलेक्शन के अंदर आएगा, लेकिन वो सेट्स नहीं कहलाएगा, कलेक्शन कहलाएगा पर सेट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर अप है कि सेट्स और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सच टाइप ऑफ कलेक्शन विच हैज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन सेट नॉर्मल कलेक्शन क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें कोई भी गुण हो सकता है, किसी भी टाइप का ग्रुप हो सकता है, उसको हम कलेक्शन कर सकते हैं। ये तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक ना।
और एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस लेके समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि यदि हमें सेट्स बनाना हो, यदि हमें कोई बोले कि आप इस प्रकार का सेट्स बनाइए, ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई भी आदमी बनाए, उनका जो कलेक्शन होगा वो हमेशा कॉमन आएगा, चाहे हम बनाए या कोई और थर्ड पर्सन बनाए, अगर वो ग्रुप बनाएगा उनका आंसर हमेशा सेम होगा। तो इससे इजीली होगा समझाना कि ऐसा ग्रुप जो किसी के द्वारा भी बनाया जाए लेकिन वो ग्रुप सेम बनेगा, वो क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। लेकिन ऐसा ग्रुप जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बन जाए, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग पर्सन आए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि उसी कलेक्शन में ऐसा ग्रुप बन जाए कि वो हर किसी के लिए बना हो, चाहे हम बनाए या आप बनाए, कोई बनाएगा, तो क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल कल भी हमने दिया ही था कि अगर 30 से ज्यादा सेंचुरी वाले बैट्समैन का ग्रुप बनाइए तो क्या होगा, 30 से ज्यादा सेंचुरी वाले बैट्समैन के जब हम ग्रुप बनाएंगे, चाहे हम लिखें या कोई और थर्ड पर्सन लिखेगा, वो तो सेम बैट्समैन का लिस्ट बनाएगा ना, सब वो एक ही बैट्समैन का लिस्ट बनाएगा, क्योंकि जिसमें जिसमें जिन्होंने 30 से ज्यादा सेंचुरी मारा होगा उनका नाम आ जाएगा। लेकिन यदि हम कहें कि अच्छे बैट्समैन का ग्रुप बनाइए, तो फिर क्या होगा कि मेरा ग्रुप कुछ और होगा, कोई थर्ड पर्सन बनाएगा उसका ग्रुप कुछ और होगा, आप बनाएंगे तो आपका ग्रुप कुछ और होगा बैट्समैन का, क्योंकि आप अपने पसंद के अनुसार उस बैट्समैन का नाम उसमें लिखेंगे, तो सबका लिस्ट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब अलग अलग लिस्ट होगा दैट मीन्स वो सेट्स नहीं है। और यदि सबका ग्रुप एक ही हो, चाहे कोई भी ग्रुप बनाए, अभी अगर वो एक डेटा को लेकर ग्रुप बनाते हैं तो वो सबका ग्रुप सेम होता है, तो वो सेट्स कहलाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा सेट्स और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आइए, हमने देख लिया, अब डेफिनेशन तो हमने समझ लिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, आखिर सेट को हम लिखेंगे कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम कुछ क्या हुआ, स्टैंडर्ड सेट्स देख लेते हैं, यानी कुछ ऑब्जेक्ट का ग्रुप, कुछ खास टाइप के ऑब्जेक्ट या डेटा का ग्रुप को हम किससे इंडिकेट करेंगे, यानी वो अगर लिखते हैं तो उस ग्रुप का नाम हम किस लेटर से कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। सम स्टैंडर्ड सेट्स, जैसे कि कैपिटल एन, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एन क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग को पता ही होगा कि सारे गिनती के जो नंबर है वो क्या होता है, काउंटिंग नंबर जो भी है वो नेचुरल नंबर होता है, वन से इनफिनाइट तक, ठीक है ना। फिर डब्ल्यू, ठीक है, जेड, क्यू, आर, ठीक है ना, सी, ठीक है। ये सारे जो है सेट, ये क्या कुछ स्पेशल लेटर है जिनसे हम खास टाइप के सेट को इंडिकेट करते हैं, यानी कहीं पर भी अगर कैपिटल एन लिखा हो, इसका मतलब हम समझते हैं सेट में कि वो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, सारे नेचुरल नंबर का ग्रुप है। अगर कहीं डब्ल्यू लिखा हुआ दैट मीन्स होल नंबर, ये क्या है, होल नंबर का ग्रुप होगा। जेड, ये क्या, इंटीजर का ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीजर का ग्रुप। क्यू, ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर का ग्रुप। आर क्या हो गया, रियल नंबर का ग्रुप। एंड सी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर सी लिखा हुआ है, आर लिखा हो, क्यू, जेड, डब्ल्यू, एन इस तरह का लेटर लिखा हुआ है, तो वो एक खास टाइप के सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी खास टाइप के डेटा के कलेक्शन को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सम स्टैंडर्ड सेट्स, ठीक है। एन हमारा हो गया नेचुरल नंबर, डब्ल्यू हो गया होल नंबर, जेड हो गया इंटीजर, क्यू हो गया रैशनल, आर हो गया रियल, एंड सी हो गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे। अभी हमने नहीं पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, 10th क्लास तक इसका चर्चा नहीं होता है, हम लोग जो रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रियल और
फिर नॉन रियल जब आएगा यानी इमेजिनरी, जब कुछ रियल है तो इमेजिनरी भी होगा। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो लेटर है वो कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट का नाम देखा, ठीक है। अब इसे अगर हमें लिखना हो सेट को, तो हम इसे क्या होता है, इसे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही लिखते हैं एंड डिफरेंट डेटा जो होगा उसी क्या करते हैं, कोमा से हम सेपरेट करते हैं। सपोज हमें ए बी सी डी इन सबको एक सेट के रूप में लिखना है, किसी सेट का ये मेंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कोमा बी सी डी। इस प्रकार से हम इसे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। इसका मतलब हुआ कि ये जो भी सेट है उसमें चार टाइप के मेंबर हैं और चारों क्या है, कोमा से सेपरेटेड है। ए डिफरेंट मेंबर है, बी डिफरेंट है, सी डिफरेंट है एंड डी डिफरेंट मेंबर है, ठीक है। टोटल कितने मेंबर है, चार मेंबर इसमें है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं सेट का, यानी उसे जो राइटिंग का प्रोसेस है, हम जो लिखते हैं सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, विदाउट ब्रैकेट हम उसे नहीं लिख सकते। यानी जो भी हमारा ग्रुप बनेगा, जो हम कलेक्शन करेंगे, उस पूरे ग्रुप को अगर हमें लिखना होगा तो उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है ना। और जो डिफरेंट डेटा होगा उस डेटा को हम कोमा से सेपरेट करेंगे। इस प्रकार से हमें लिखा जाता है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो देखिए, उनका नाम है, तीन प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या करते हैं, तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारा तीन मेथड क्या है रिप्रेजेंटेशन का, यानी जो भी हम सेट्स को लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम क्या तीन मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रोस्टर फॉर्म। देखिए, हम रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके कितने टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, तीन प्रकार से। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एंड तीसरा क्या हो जाएगा इसका, वेन डायग्राम, ठीक है। अब ये तीन मेथड से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, इसे हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। देखिए, रोस्टर फॉर्म का मीनिंग होता है कि लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कोमास इन अ कर्ली ब्रैकेट। यानी सिंपली क्या है कि जो भी हमारा सेट होगा, जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं, उसमें जितने भी डेटा आएंगे, जितना भी एलिमेंट आएगा, उनको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे और उसे एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट को ब्रैकेट में लिखेंगे और कोमा से सेपरेट करके हम राइट डाउन करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि सारे नेचुरल नंबर का लिस्ट बनाना जो 5 से छोटे हो, तो उनको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया और 5 से छोटा सा भी है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और इसे हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये क्या किया हमने, जो भी हमारा स्टेटमेंट था, जो भी हमारा ग्रुप बनाने का रूल था, उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी उसका क्वालिटी दिया होगा, क्या तुम्हें इस गुण वाले डेटा का ग्रुप बनाना है, तो उस ग्रुप को हमने क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा और कोमा से सेपरेट करके हम सारे डेटा को लिख दिया। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या कराएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। ये रोस्टर फॉर्म क्या हुआ, the form of sets in which we represent the given data in a curly bracket separated with commas, ठीक है। the listing of data, simply listing of data, इसलिए इसे हम लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आता सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
देखिए सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी उसका क्वालिटी गुण रहेगा, यानी जो भी उसका प्रॉपर्टीज रहेगा उस डेटा का, उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। दैट मीन सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुआ, स्पेसिफाइंग द कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जो हमारा डेटा दिया हो जिसका हमें ग्रुप बनाना, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा जिसके आधार पे हम उस डेटा के ग्रुप बनाएंगे, तो वो हमारा क्या कॉमन प्रॉपर्टीज, यानी सारा डेटा उस कॉमन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही लिस्टिंग होगा। तो उसे हम स्पेसिफाई करेंगे क्या कि उसका क्या गुण था। जैसे हमने ये क्या लिखा था कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है ना। अब यदि हम बोल रहे हैं कि ये डेटा हमने क्यों लिखा, इसका लिस्ट हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो वो जो हमारा प्रॉपर्टीज है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, तो वो क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है इन सब के लिए। ये भी हमारा लेस देन 5 है, ये भी लेस देन 5 है, ये भी और ये भी, यानी और ये सब क्या है, नेचुरल नंबर भी है। तो हम उस प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करेंगे, तो वो हमारा क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, देखिए अगर हमें इसी डेटा को सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, लेट ए इज अ सेट इन विच एक्स इज द एलिमेंट। एक्स क्या है, ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब इस एक्स को हम वेरीफाई करेंगे, इसको स्पेसिफाई करेंगे, इसको क्या इसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो हम लिखेंगे। तो क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और क्या होगा, लेस देन 5, और इसे हम ब्रैकेट में लिए। ये हमारा क्या हो गया, उस प्रॉपर्टीज को हमने स्पेसिफाई किया। ये दोनों सेम थिंग है, ये हमारा स्टेटमेंट है और इसके अकॉर्डिंग हमने ये आंसर लिखा, ठीक है ना। तो इससे जो भी डेटा हमें प्राप्त होगा उस डेटा को हमने लिस्टिंग के फॉर्म में लिख दिया, तो वो हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। और यहाँ हमने उस स्टेटमेंट को ही लिखा है, यानी उस प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई किया है कि आखिर इसका प्रॉपर्टीज क्या है, हमने क्यों उस डेटा को लिखा है, तो वो हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म का क्या है, रिजल्ट है। जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा उसका जो रिजल्ट हम लिखेंगे, उसका जब लिस्ट बनाएंगे तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने ए को सेट लिया जिसमें एक्स का एलिमेंट होगा, और एक्स का एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा वेन डायग्राम। नाम से भी तो चल रहा है डायग्राम, ठीक है। तो द मेथड इन विच एनी सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। और नॉर्मली इसमें कैसे डायग्राम यूज करते हैं, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। उसके हेल्प से ही हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमने लिखा है इस प्रकार से, ये हमारा एक ब्लॉक हो गया और इसके अंदर हमने ए लिया, ठीक है ना। तो ये जो ब्लॉक होगा वो क्या होता है, यूनिवर्सल डेटा, यानी यूनिवर्सल सेट होगा। और ए क्या है, इसका एक मेंबर है, तो ए को हमने रिप्रेजेंट किया है इस सर्कल से, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा को, डिफरेंट सेट्स को हम किसी एक ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम इज अ मेथड इन विच वी रिप्रेजेंट द गिवन सेट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, ओके। तो ये तीन मेथड है जिनके हेल्प से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड वेन डायग्राम, ओके। देखिए हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो सेट्स में एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें मेंबर है या नहीं है। एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है। सपोज ए हमारा कोई सेट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ए बी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे सेट्स हो गए, ये सेट्स में ये डिफरेंट एलिमेंट है। अब यहाँ 1 2 3 4 5 ए बी, ये जो डेटा है वो क्या है, ए का एक ए सेट है, उसका क्या है
मेंबर है, ठीक है। अब यदि हमें दिखाना हो इसमें कि आखिर ये इसका मेंबर है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल का प्रयोग करते हैं, बिलोंग, जिसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये हमारा सिंबल है जिसके हेल्प से किसी भी डेटा को यह दिखाते हैं वो डेटा उसका मेंबर है या नहीं। सपोज यहाँ ए में क्या है, 1 2 3 4 5 8 है। यदि हमें लिखना हो कि 1 जो है ए का मेंबर है, हम कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये इसका मेंबर है, 1 2 ए, ये सारा क्या है, इसका मेंबर है। अब यदि कोई इसका मेंबर नहीं हो तब हम किसे दिखाएंगे, सपोज हमारे पास क्या हो 6, अब इसमें 6 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6 नॉट बिलोंग टू ए, सी नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या दिखाते हैं कि वो उसका मेंबर नहीं है। तो बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, इट स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू, हम क्या पढ़ता है, बिलोंग्स टू। तो 1 ए का बिलोंग करता है, 2 ए से बिलोंग करता है, यानी 2 जो है ए का मेंबर है, 3 जो है ए का मेंबर है, स्मॉल ए जो है वो ए सेट का मेंबर है, स्मॉल बी जो है वो कैपिटल ए सेट का मेंबर है, 6 जो है वो ए का मेंबर नहीं है, हम क्या करेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दो टाइप का क्वेश्चन उसमें है। फर्स्ट क्या होगा कि डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन होगा, कलेक्शन दिया हुआ, उसका प्रॉपर्टीज लिखा हुआ और हमें बताना है कि वो सेट है या नहीं है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, सेट गिवन होगा, इसमें डिफरेंट एलिमेंट उससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें ए कोई सेट है, सेट ए का क्या मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये गिवन है, ठीक है। अब हमें इसके बेस पर हमें इसमें सिंबल का प्रयोग करना है कि आखिर वो सेट का मेंबर है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 fill in the blanks, ए, यहाँ में क्या यूज करना, वो मेंबर है या नहीं। दैट मींस हम क्या करेंगे, सिंबल का प्रयोग करेंगे। कौन सा सिंबल, ठीक है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन क्रॉस, यानी ये क्या इंडिकेट करेगा कि मेंबर है, बिलोंग्स टू है, और ये क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ 5, ठीक है, 5 इसमें है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए, 0 इसमें नहीं है, दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब भी हम किसी मेंबर को इंडिकेट करेंगे कि वो मेंबर उसका है या नहीं है, तो उसे विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, उससे हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी उस सेट के अंदर ब्रैकेट का यूज किया हुआ है तब हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कोई सेट ए है, अब ए में क्या, 1 2 और इसके अंदर फिर से एक ब्रैकेट है, 1 3 4 इस तरह से, और ये 5, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या ना, 1 2 3 4 5 देखने को तो यहाँ 5 एलिमेंट देखा है, लेकिन ये जो हमारा एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट कहलाएगा, ये अलग अलग नहीं हो सकता है, ये सेपरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अंदर भी एक ब्रैकेट है, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, यानी यह एक एलिमेंट के रूप में काउंटिंग होगा। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट इसमें, 1 2, और ये ब्रैकेट के साथ 3 4 और ये 5, यानी टोटल एलिमेंट जो है 1 2 3 4, यानी इस ए सेट का कितने एलिमेंट है, कितने मेंबर है, 4 मेंबर है, ठीक है ना। जबकि यहाँ हमने कहा था, लिखा 5 तक। अब इसमें अगर हमें हर एलिमेंट को यह शो करना है कि इसका मेंबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए हमारा सिंबल क्या होगा, बिलोंग्स टू ए, और 1 क्या हो, ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन जैसे हम इस ग्रुप को यानी ये लिखें, हम 3 को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, 4 को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक साथ है। तो जब इसे हम लिखेंगे इसके मेंबर के रूप में, हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, 3 4 एंड इस तरह से, ठीक है ना। ये किसका मेंबर है, ए का, तो बिलोंग्स टू ए, एंड 5 बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से
अब देखें, यहाँ हमने ब्रैकेट का यूज नहीं किया, यहाँ हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट का यूज है क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रैकेट में ही इंसर्टेड है, ब्रैकेट के साथ ही लिखा हुआ है, तो इसे हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं। 3 4 जब भी आएगा एक साथ आएगा और ब्रैकेट के साथ ही आएगा, यानी ये होल जो डेटा है वो एक डेटा ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे 4 मेंबर में, तो इसे हम बिलोंग्स टू के साथ लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा कि कन्वर्जन रोस्टर टू सेट बिल्डर एंड सेट बिल्डर टू रोस्टर। ठीक है, उसे हम देख लेते हैं एक बार। क्या कि जो दिया हुआ डेटा है वो अगर रोस्टर फॉर्म में है तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसे फिर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में बस यही है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बस राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्मूला गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, जो भी उसका करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है उसे स्पेसिफाई करके लिखा गया है। ठीक है, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब हम क्या लिखेंगे उसे रोस्टर फॉर्म में, यानी लिस्टिंग के फॉर्म में। तो इससे जो डेटा हमारा आना चाहिए, जो डेटा इसका आंसर होगा, उसे हम क्या करेंगे एक लिस्ट के रूप में लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर कोमा से उसे सेपरेट करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, A is a set where x is the element of set in which x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। ठीक है ना, यहाँ क्या है, इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे इसे कि x is the element of set where x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। ठीक है ना, जब भी हम इंडिकेट करें किसी न किसी एक लेटर से इंडिकेट करें एक्स, यानी एक्स का कॉमन एलिमेंट है जो कि ए का, बी का, सी का, किसी का भी एलिमेंट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पहले क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं, और फिर सेमी कॉलम देकर वो एक्स का प्रॉपर्टीज क्या है वो हम लिखते हैं। ठीक है ना, एक्स हमारा जनरल एलिमेंट हो गया कि कोई भी एलिमेंट होगा इसका, अब वो एक्स क्या होना चाहिए उसके प्रॉपर्टीज को हम सेमी कॉलम के बाद हम लिख देते हैं। तो फर्स्ट का जो हमारा देखिए रोस्टर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में लिख दिया, इसका क्या डेटा हो सकता है, कोई भी इंटीजर जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा हो। ठीक है, और हमें इंटीजर लेना है, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारा डेटा हो गया। ठीक है, -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा, वो सारा इंटीजर हमारा क्या होगा एक्स हो। ठीक है, और एक्स क्या ए का, तो ए इक्वल टू हमने इस प्रकार से लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बी सेट क्या है, बी यानी ये सेट का नाम है। ठीक है ना, अब बी सेट कैसा है, उसमें कोई एलिमेंट एक्स है, और वो एक्स कैसा है, एक्स इज प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60, यानी एक्स कैसी है कोई भी प्राइम नंबर है, लेकिन वो क्या है 60 का डिवाइजर है, यानी ऐसा प्राइम नंबर जिससे 60 आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे 60 के जितने भी डिवाइजर है वो पहले हम लिख लेते हैं, उसमें से जो प्राइम नंबर होगा उसे हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो 60 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, देखिए 60 का क्या क्या डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 भी होगा। ठीक है, 7 8 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, देन 10 12 15 20 30। ठीक है, एंड लास्ट 60, और ये 1 तो है ही, 1 तो सबका डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास इतने सारे डिवाइजर हैं जो 60 को डिवाइड करते, इतने सारे नंबर है जो 60 को डिवाइड करता। अब इनमें से हमें क्या लेना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पता ही क्या होता है, कौन सा नंबर होता है, जिनका सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर हो। ठीक है ना, जो एक और खुद से डिवाइड होते हैं वैसे नंबर को क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर क्या क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, 3 5 और कोई भी नहीं है। ठीक है, 2 3 एंड 5 6 10 12 15 20 30 60, ये सब क्या प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से प्राइम नंबर क्या होगा 2 3 5, तो बी सेट जो हमारा होगा वो क्या होगा सिर्फ 2 3 5।
ये हमारा इसका लिस्टिंग फॉर्म हो गया, यानी रोस्टर फॉर्म हो गया। तो सेट बी का आंसर हमारा क्या हुआ, 2,3,5। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं डी। डी हमारा कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स का प्रॉपर्टीज क्या है, एक्स इज द लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसमें जितने भी लेटर है वो सारा लेटर क्या हो, एक्स है। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इससे जितने भी लेटर्स है सभी को लिखेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसमें हम क्या करें, डेफिनेशन हमने क्या दिया था, डिस्टिंग्विश एंड एंड वेल डिफाइंड डेटा, यानी कि हमारा जो होगा डेटा वो यूनिक होना चाहिए, रिपीट कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी सेट का डेटा हम रिपीटिंग फॉर्म में नहीं लिखते हैं, वो एक बार ही लिखते हैं, एक डेटा को सिर्फ हम एक बार ही लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो सबसे पहला लेटर क्या है ट्रिगोनोमेट्री का, टी। अब हम देखते हैं कहीं टी और आता है या नहीं आता। देखें टी यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, दो जगह टी है, तो इसे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे टी, घुमा। नेक्स्ट लेटर क्या है, आर। आर हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, आर एंड ये भी दो जगह है आर, तो इसे भी एक बार ही लिखेंगे, टी आर। फिर क्या है हमारे पास आई। आई यहाँ भी है, और फिर क्या कहीं पर नहीं है, एक बार ही है, तो आई को हमने लिख दिया। इसके बाद जी, एक बार ही है, जी को हमने लिख दिया। ओ कितने जगह है, दो जगह, ये और ये, तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, एन। एन कितने जगह, एक ही जगह, एक जगह हमने लिख दिया। फिर एम हमारे पास है। ठीक है। फिर ई है, ई ऑलरेडी हो चुका है, आर हो चुका है, एंड लास्ट क्या है, वाई। ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में से हमारा जो डेटा निकलेगा लिस्टिंग फॉर्म में सेट का के लिए, वो क्या होगा, TRIGONMEY। ठीक है। यानी जो भी लेटर यहाँ रिपीट हो रहा है उसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। किसी भी सेट में कभी भी डेटा दोबारा नहीं लिखा जाता है, एक डेटा एक बार ही है ना, यूनिक डेटा हम लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ये तीन क्वेश्चन थे सेट बिल्डर फॉर्म में, उसे हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। अब इसका इनवर्स भी आएगा, रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब अगर हम यही देखें, जैसे यही डेटा, ये क्वेश्चन गिवन होता है, ए इक्वल टू ये गिवन हुआ, अब इसे हमें क्या करना होगा, रोस्टर फॉर्म लिखना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है ना। हम उसे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, रोस्टर टू सेट बिल्डर। ये हमने क्या देखा, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। ठीक है। देखिए राइट सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। ये हमारे पास तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी इक्वल टू 2468। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारे कर्ली ब्रैकेट में गिवन है 149 डॉट डॉट 100। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, एफ इक्वल टू 12 18 24 कॉमा एंड अप टू 96। इन तीनों को हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। देखिए इस पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि सेट का नाम पहले से गिवन है तो हम सेट के नाम के साथ इंडिकेट करके लिखेंगे, जैसे यहाँ डी और एफ लिखा हुआ। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कोई भी सेट का नाम नहीं दिया हो, तो यहाँ हमें अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सिर्फ ब्रैकेट में ही लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट में क्या हुआ कि डी को सेट है, तो पहले इसका सेट बिल्डर क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू क्या है, इसका कोई भी मेंबर हो सकता है, जनरल टर्म लेंगे तो मान लिया कि इसका मेंबर क्या है, एक्स। डी का कोई भी मेंबर है जो कि हमने एक्स लिया। अब एक्स क्या क्या होना चाहिए वो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्स में क्या प्रॉपर्टीज होगा जिसके कारण हम ये डेटा लिख सकते हैं, वो उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 2468, ये क्या चाहिए, हम इसे लिख सकते हैं ना 2 का मल्टीपल। ठीक है। ये क्या इवन नंबर है। ठीक है। तो उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है हमारा वो कॉमन नहीं होगा, सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि आंसर इसमें मैच करे, हम अलग, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज से भी वो डिफाइन हो सकता है। रोस्टर फॉर्म हमेशा एक ही होगा, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसका हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10। ये हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10।
यानी इवन नंबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा इवन नंबर क्या होगा, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। दूसरा हम और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कोई मेंबर है, जहाँ एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 2n, वेयर n इज लेस देन 5 एंड n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हमने लिखा, क्या लिखा, एक्स कोई मेंबर है जहाँ एक्स क्या है, 2n है, और n क्या चाहिए, किसी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी स्मॉल n का वैल्यू हमेशा क्या हुआ, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन वहां पर और सेकंड पार्ट क्या हो, n जो लेस देन 5 होगा, तो लेस देन 5 नेचुरल नंबर, तो क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 होंगे। और यदि हम इस n के जगह पे 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे, तो फर्स्ट यदि n का वैल्यू 1 लेंगे, तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6, 2 इंटू 4 क्या होगा, 8। अब हम 5 ले नहीं सकते, तो यहाँ क्या गिवन है कि n जो होगा वो 5 से लेस देन है। तो देखिए अगर हमने ये फॉर्म लिखा तभी हमारे पास डेटा सेम आया, यदि हमने ये लिखा तब भी डेटा सेम आया, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी रोस्टर फॉर्म के लिए अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक ही रोस्टर फॉर्म होगा। यानी यदि ये गिवन होता तब भी आंसर हमारा यही होता, ये गिवन होता तब भी आंसर यही होता। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो गिवन होगा उसके लिए रोस्टर फॉर्म में एक ही आंसर हो सकता है, लेकिन यदि रोस्टर फॉर्म गिवन होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, उसको डिफाइन करना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड हमारे पास क्या, ये डेटा दिया हुआ है 149 डॉट डॉट अप टू 100। अब इसमें हमें देखना है कि आखिर किस प्रॉपर्टीज के आधार पे ये नंबर लिखे हुए हैं, आखिर इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है जिसके बेस पे ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि फर्स्ट नंबर जो है वो n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। यानी ये क्या हुआ, किसी नंबर का स्क्वायर है, और वो क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और नेचुरल नंबर कहाँ तक है, तो 10 तक है। अब इस चीज को हमें यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अब इसमें सेट का नाम तो नहीं दिया, तो डायरेक्ट हम ब्रैकेट में ही यूज करेंगे, यहाँ पे किसी हम सेट का नाम नहीं देंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, सेट का नाम लिखेंगे। ये हमारा डी सेट था, ये भी डी सेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी भी सेट का नाम पहले नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट में ही उस प्रॉपर्टीज को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एक्स कोई मेंबर है, ठीक है, जहाँ एक्स क्या है, एन स्क्वायर है, ये हमने लिख दिया। और एन क्या चीज है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और लेस देन 11, या फिर लेस देन इक्वल टू 10, ये 10 तक है, 10 तक या 10 से छोटा, ठीक है। अब ये देखें, एन का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो फर्स्ट आएगा, 2 लेंगे तो सेकंड आएगा, 3 लेंगे तो थर्ड आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेट का नेम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एफ इक्वल टू कंसिडर करेंगे एक्स कोई मेंबर है, हमने एक्स लिख दिया, वेयर सेमी कॉलम हो गया, एक्स की प्रॉपर्टीज क्या है वो हम लिखेंगे, एक्स इसमें लिख दिया 12, 18, 24, 96, ठीक है। इसमें क्या खास प्रॉपर्टीज है, कि सारा नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहा है ना, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, एंड अप टू, ठीक है, 96 है। ये सारे नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली x इक्वल टू 6n, ऐसा लिख सकते हैं। और n क्या चाहिए, तो नेचुरल नंबर, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 2 से लेकर, यानी 1 से बड़ा और 17 से छोटा, ऐसा लिख सकते हैं। n का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा, स्टार्टिंग है 2 से, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, और यहाँ लास्ट में क्या है 96, तो 16 6 जा 96, तो 16 तक होगा, यानी n कोई नेचुरल नंबर होगा जिसका वैल्यू जो है 1 से बड़ा और 17 से छोटा है। ये हमारा क्या हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, और फिर उसमें के जो एलिमेंट्स है वो इंडिकेट करना है कि बिलोंग्स टू होता है या बिलोंग्स टू नहीं करता है, उसके मेंबर है या नहीं है। फिर और एक टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ, आपके पास प्रॉपर्टीज लिखा होगा यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, या फिर एक स्टेटमेंट लिखा होगा, उसका जो कलेक्शन होगा वो सेट है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सेट है या नहीं है वो बताने के लिए प्रॉपर्टीज बताइए, तो उसका सेम ग्रुप बनना चाहिए, चाहे कोई भी उसके ग्रुप बनाएंगे उसके आधार पर सेम बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, चाहे एनसीईआरटी का हो या कोई और बुक का हो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है।